हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? पहले तो ये बताइए, सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एकदम जबरदस्त हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। जी, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, प्लीज एक बार बताएंगे सभी साथी। ठीक है, ओके। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये आज। ठीक है, ये दिन हमें दिखाता है, हमें बोध कराता है कि हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं और पूरा मानवीय गरिमा के साथ जीना हमारा एक अधिकार है। और मानवीय गरिमा के साथ जीना जिसमें व्यक्ति विशेष को स्वतंत्रता हो, समानता हो और सभी प्रकार के न्याय उपलब्ध हों। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कुल मिलाकर ज्यादा हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग। थानेदार बैच। ठीक है, ये बैच यूपीएसआई के लिए है। और आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, वह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आप सोच के देखिए कितने सही दिन ये टॉपिक आज स्टार्ट हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को, बहुत मन से, बहुत शांति के साथ पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने नागरिकता आपको क्लास में याद करवा दी, आप विश्वास मानिए कि इसको भी मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा। बस मेरे ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, और शांति के साथ पढ़ते रहना है, कोई कमेंट नहीं करना। आप पहले से कोई कमेंट करते हो तब मैं आपका उसको रिप्लाई करता हूं। जी, भाई मेरे हाथ में नहीं है पीडीएफ भेजना बच्चे। पीडीएफ भेजना वो टेक्निकल टीम का काम है, मैंने बोल दिया है। एक बार मैं और बोल दूंगा। ठीक है, आइए सबसे पहली बात हम करते हैं बच्चे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, समझना बच्चे इसको। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बच्चे, मौलिक अधिकार होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात हमें यह जाननी है, इनका नेचर जानना है, इनकी परिभाषा जाननी है। और कुल मिलाकर हमें ओवरऑल इनके बारे में जानना है। मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है। मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग थे, अब 6 वर्ग है और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मौलिक अधिकारों को। नहीं, मौलिक अधिकार बच्चे इतने भी सूक्ष्म नहीं है। ठीक, मौलिक अधिकारों का अपना एक महत्व है और उसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये महज एक ऐसे अधिकार नहीं बच्चे कि जो आपके लिए केवल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पास कराने में काम आएंगे। बच्चे ये आपकी दुनिया बदलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि आप इन्हें ना केवल पढ़ें, बल्कि आप अपने माता पिता को और अपने आसपास के परिवेश में जितने भी लोग हैं उनको बताएं कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है ना बच्चे? तो सबसे पहले मौलिक अधिकार। बेटा, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? सबसे पहले ये राज्य के अगेंस्ट, ठीक है, गारंटी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, अब ये समझना, ये राज्य के अगेंस्ट,
ठीक है, किसके अगेंस्ट? राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान की गई गारंटी है। ये समझना है बच्चे, मौलिक अधिकार क्या है? ये राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान की गई गारंटी है, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो ऐसे अधिकार जो राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है, जिन अधिकारों के होते हुए व्यक्ति अपना सभी प्रकार का विकास कर सके। अब सर्वांगीण विकास में व्यक्ति का नैतिक विकास, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सभी प्रकार का विकास। तो इसका मतलब यह है कि राज्य ताकतवर संस्था है, और अगर राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगा के रखेगी तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है? तो मौलिक अधिकार क्या है बच्चे? ये राज्य के अगेंस्ट, राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है। समझना मेरे प्यारे दोस्त, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। ये जो मौलिक अधिकार है ये क्या है? मेरी बात आप लोग समझना बच्चे। तो राज्य के विरुद्ध ये व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है, ठीक है, राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को प्राप्त है, जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की सुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। मैं सारी चीजें बताऊंगा, जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके, है ना बच्चे? अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अब सर्वांगीण विकास में बच्चे व्यक्ति का नैतिक विकास, भौतिक विकास, ठीक है ना बच्चे, आध्यात्मिक विकास, सभी प्रकार का विकास शामिल है, ठीक है। अब ये बात मैं आपको समझाता हूं कैसे, ठीक है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे लोअर मिडिल क्लास में पेरेंट्स में एक खास बात होती है कि वे बगल वाले के या किसी रिश्तेदार के बच्चे से अपने बच्चे की कंपैरिजन करते हैं। आपने खूब सुना होगा कि देखिए शर्मा जी का बेटा देखिए, कोई संसाधन नहीं था फिर भी आईआईटी पास कर गया। आपको जो सुनने को मिलता होगा वो ये मिलता होगा कि देखो भाई बगल का लड़का देखो दरोगा बन गया, ठीक है, पूरे दिन पढ़ता रहता था और उसके पास तो इतने भी संसाधन नहीं थे जितने कि तुम्हारे पास है। तुमको तो हमने कोर्स भी दिलवा रखा है, लाइब्रेरी भी ज्वाइन करवा रखी है, ये सब आप लगातार जो है ना उस चीज को सुनते चले जाते हैं, ठीक है ना। और आप एक दबाव महसूस करते हैं, वो दबाव होता है और वह दबाव जो है ना आपको बच्चे आपकी क्षमता और प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसे बढ़ाने की जगह घटा देता है। ये बात आप समझना बहुत गौर से, बहुत दिल से, और अपने जीवन में इस बात को उतारना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिनके साथ ये होता होगा, मम्मी पापा को ये लगता है कि हम ऐसे करके अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो बच्चे को प्रेशर में डाल रहे हैं। और बच्चे के ऊपर आपने एक मानसिक दबाव स्थापित कर दिया है कि अब बच्चे को लगता है कि यही मेरी जिंदगी है। अगर मैंने दरोगा का एग्जाम नहीं निकाला या पुलिस का एग्जाम नहीं निकाला या फिर मैंने आईआईटी नहीं किया या नीट नहीं निकाला तो मेरी जिंदगी बेकार है, मेरी दुनिया बेकार है।
इसमें मैं अपने पिताजी की बात बताता हूं। जब भी कभी रिजल्ट आता था, जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला है या 12th का रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे पिताजी ये कहते थे कोई बात नहीं बेटा, अगर तू फेल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तेरे पापा तो हाई स्कूल में 2 बार फेल हुए थे, इंटर में 3 बार हुए थे, अगर तू एक बार हो जाता है तो कोई बात नहीं, दिक्कत मत लेना ले, है ना। जब जिस दिन रिजल्ट आता है ना, सुबह से ही एकदम हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं और वो एक टेंशन रहती है बहुत ज्यादा। जब पापा वो मेरे फेस पे देखते थे तो वो मुझे इस तरह से मोटिवेट करते थे और बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, बहुत शानदार आता था। तो ये चाहिए, ये हर एक अभिभावक को चाहिए कि वो अनायास अपने बच्चे पर इस तरह का प्रेशर, तो बच्चे क्या है, देखिए ऐसे प्रेशर में वो व्यक्ति जो है वो अपना विकास नहीं कर पाता, ठीक है, उसकी क्षमताएं अवरुद्ध हो जाती हैं। अगर कोई ये कहे कि इस तरह से कंपैरिजन करके आप उनकी क्षमताओं का विकास कर देंगे, नहीं, आप उनकी क्षमताओं को अवरुद्ध कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो वही राज्य, तो बच्चे ये राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को इसलिए प्राप्त है जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की सुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना विकास कर सके, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार है तो वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके, कोई बहुत अच्छा गायक है तो वो अपने, ठीक है, गायन का विकास कर सके, कोई बहुत अच्छा एक्टर है तो वो बहुत अच्छा अभिनय कर सके, कोई बहुत अच्छा अगर समझाने वाला है तो वो बेहतर टीचर बन सके, और लगातार मतलब जो अभिक्षमता उस व्यक्ति विशेष के भीतर है वह उसमें लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करके और अपने आप को बेहतर कर सके। तो मौलिक अधिकार ये है, क्लियर है। अब ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकार अडॉप्ट कहां से किए गए हैं, ग्रहण कहां से किए गए हैं, तो ये आपने भारतीय संविधान के स्रोत में भी पढ़ा है कि इनको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, कहां से अडॉप्ट किए गए हैं, इनको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका के संविधान में इनको विल ऑफ राइट्स कहा जाता था, विल ऑफ राइट्स, ठीक है। वहां पर ये राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को प्राप्त थे, वहां पर भी बच्चे। तो इसलिए कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि इनका नेचर कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये आपसे पूछा जाए, तो इनकी नेचर जो होगा, इनकी प्रकृति जो होगी बच्चे, वो नेगेटिव होगी। आप कहेंगे सर नेगेटिव कैसे, ये तो पॉजिटिव है। भाई नेगेटिव का मतलब है बच्चे राज्य की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करते हैं। जैसे मैं 2 चीज बोली, मैंने आपसे बोला कि बच्चे डेली 5 से 6 लीटर पानी पिया करो आप, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें निषेध नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है। और वहीं मैं बोलो कि मेरे प्यारे बच्चे प्लीज बियर और दारू मत पिया करो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहां पर भी मैं बात अच्छी बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर निषेध का भावना है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड बियर, या प्रोहिबिशन ऑफ सिगरेट, क्लियर। तो यहां पर क्या निषेध है कि ये नहीं करना, नहीं करना। इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, नकारात्मक। नकारात्मक क्यों होता है, क्योंकि उनमें निषेध का भाव होता है, निषेधात्मक, मतलब इसमें प्रोहिबिशन का भाव होता है। प्रोहिबिशन का भाग होता है। मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझे, तो नेचर इनका नेगेटिव है, ठीक है, नेचर इनका नेगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है, क्योंकि इनमें निषेध का भाव है, निषेधात्मक है, इनमें प्रोहिबिशन की भावना है, इसलिए इनका नेचर। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रवर्तनीय होते हैं, ये इन्फोर्सिएबल होते हैं, प्रवर्तनीय होते हैं, ये इन्फोर्सिएबल होते हैं। प्रवर्तनीय होने का मतलब क्या है बच्चे, कि अगर कोई आपको आपके मौलिक अधिकार से वंचित कर रहा है, कोई आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीन रहा है, ठीक है, कोई आपके मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बच्चे, ठीक है, उनका शोषण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं और अपने लिए उनको, ठीक है, उसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उनको अपने लिए लागू करवा सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, और वो मेरे स्वतंत्रता के अधिकार को मुझसे छीन रहा है, या मुझे उससे थोड़ा बहुत भी वंचित कर रहा है, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा, मैं 4 लोगों के सामने जब आता हूं तो मुझे आंख दिखा के डरा देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं कोर्ट चला गया ना, तो भैया मैं अपने सारे मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता हूं, ठीक है, उसी अमाउंट में जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना सही, वह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का इतना सा हनन नहीं कर सकती। अगर करती है तो आप कोर्ट जाइए, और कोर्ट जाने के बाद उनको अपने लिए पूरा लागू करवा लीजिए, ठीक है, अपने लिए पूरा लागू करवा लीजिए। तो इसलिए इनका नेचर कैसा है, ठीक है, प्रवर्तनीय है, ठीक है। प्रवर्तनीय को बोल देते हैं कि हम इन्फोर्सिएबल है, ठीक है, या फिर जस्टिसिएबल है, कुछ भी आप बोल दीजिए। प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू किए जाने योग्य है,
या वाद योग्य हैं, जिन पर न्यायालय में वाद विवाद हो सकता है, विचार विमर्श हो सकता है। तो ये है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या है? राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को दिए गए हैं, किसके अगेंस्ट? राज्य के अगेंस्ट। तो मौलिक अधिकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो विलेन कौन है? राज्य है, ठीक है, और हीरो कौन है? व्यक्ति है। जहां पर विलेन को रोका जा रहा है कि वह हीरो के किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना करे, ठीक है, जहां पर यह रोका जा रहा है कि व्यक्ति सभी प्रकार की सुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक विकास। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं पॉलिटी का मास्टर हूं, बात समझ पा रही है? लेकिन कभी जब आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ोगे, कभी जब आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, आप मुझसे यूपीजी के पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार, देखिए ये तो इन विषयों को पॉलिटी से बेहतर पढ़ाता है। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये ईमानदारी है, ठीक है यार, ठीक है, ये तो बिल्कुल सारे विषयों को खोल के रख देता है हमारे सामने, ठीक है। तो वो अधिकार मुझे मिलेगा कब? बात समझ में आ रही है? वो अधिकार मुझे मिलेगा कब? तो वो अधिकार मुझे तब मिलेगा जब मैं उन विषयों को पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, है ना। और आप लोगों की एक्सेस होगी उन विषयों तक, जब आप लोग मुझे उन विषयों को पढ़ता हुआ देखेंगे, उन विषयों के संदर्भ में, उन टॉपिक के संदर्भ में बोलता हुआ मुझे सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चे? तो ऐसे ही, ठीक है, आपको अपनी क्षमताएं कब पता चलेंगी? जब आपके ऊपर कोई दबाव ना हो, ठीक है। अब यहां पर दबाव डालने वाली संस्था कौन सी है? राज्य। तो इसलिए मौलिक अधिकार राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को प्राप्त है, जिससे कि व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की सुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अब जैसे मान के चलिए, ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो बहुत अच्छे, ठीक है, दौड़ लगाते होंगे, या बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते होंगे, या फिर मान के चलिए बहुत अच्छा कोई काम करते होंगे, लेकिन एक दबाव है कि सरकारी नौकरी ही सफलता का एकमात्र माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे आप अपनी उस क्षमता का विकास नहीं कर सके, धीरे धीरे आप उसे भूल गए, क्योंकि आपके ऊपर वह दबाव था। तो मौलिक अधिकार उसी दबाव से आपको अलग करता है, मौलिक अधिकार उसी दबाव के अगेंस्ट आपको प्राप्त है। मेरी बात आ गई समझ में? मौलिक अधिकार क्या है? आज के बाद कोई भी आपको मौलिक अधिकार बोलेगा ना कि होता क्या है, आप उसे इसकी पूरी डेफिनेशन समझा देना कि राज्य के विरुद्ध, क्योंकि राज्य एक ताकतवर संस्था है, तो राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है, जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की सुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास। असुरक्षा कैसी होती है बच्चे? भय की असुरक्षा, ठीक है ना, शोषण की असुरक्षा। तो असुरक्षा बहुत प्रकार की होती है, तो जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और सर्वांगीण विकास में नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास शामिल है। ग्रहण हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको बिल ऑफ राइट कहा गया है। इनका नेचर नेगेटिव है, ठीक है ना बच्चे, और प्लस ये इन्फोर्सिएबल है, मतलब अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, आपसे छीनता है, तो आप कोर्ट जाकर उनको अपने लिए लागू करवा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आप आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हैं? बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में इनको बोला गया है बिल ऑफ राइट्स, तो इसलिए मैं नीचे लिख देता हूं यूएस, ठीक है, वर्सेस भारत में इनको क्या बोला गया है बच्चे? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भारत में, दोनों में अंतर क्या है? अंतर मैं आपको बताता हूं, अंतर आप समझना। और आप यहां पर यह भी समझेंगे कि हमारे संविधान निर्माता कितने ज्यादा बच्चे माइंडेड थे, मतलब वो कितने आगे की सोच रखते थे। यूएस में जो फंडामेंटल राइट है, मतलब सॉरी, यूएस में जो बिल ऑफ राइट्स हैं, यूएस के जो मौलिक अधिकार हैं, यूएस के मौलिक अधिकार अब्सोल्यूट हैं। अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट का मतलब कौन है, क्या है? तो अब्सोल्यूट का मतलब बेटा इसको हिंदी में याद नहीं करना, अब्सोल्यूट को हिंदी में कहेंगे आत्यंतिक। ये बहुत टफ वर्ड है, तो इसलिए इसको आप इंग्लिश में ही याद करो कि वहां पर वह अब्सोल्यूट है। अब्सोल्यूट कौन होता है? जैसे रावण, रावण को यह लगता था कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में कोई खराबी है ही नहीं, ये रावण का अहम था, ठीक है। तो अब्सोल्यूट का मतलब यही होता है मेरे प्यारे बच्चे कि जो अपने आप में परिपूर्ण है। अरे अपने आप में परिपूर्ण तो कौन है? ठीक है, ईश्वर है। उसके अलावा कोई मनुष्य कभी अपने आप में परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। मैं कभी ये कहूं कि नहीं साहब मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। काम भी है मुझ में, क्रोध भी है, मद भी है, लोभ भी है, ईर्ष्या भी है, अहंकार भी है, सब है मुझ में, ठीक है। जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा,
तो मैं तो बच्चे देवताओं की श्रेणियों में आ जाऊंगा, मैं देव बन जाऊंगा। गृहस्थ जीवन में हूं, काम है, ठीक है ना। जब लगता है कि आत्म सम्मान पर किसी भी प्रकार की ठेस पहुंच रही है तो क्रोधी भी हो जाता हूं। मद है, ठीक है, लोभ भी है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़े, उनके बीच में जाऊं, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। ईर्ष्या भी है और अहंकार भी है। ये मनुष्य हैं और मनुष्य होने के आधार पर हम सब में हैं। कोई ये कहे कि जी मुझ में नहीं है, झूठ बोल रहा है बच्चे, झूठ बोल रहा है। सब में है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। बस अब इसमें क्या करना है कि धीरे 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 इसको कम करते हुए चले जाना है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो अब्सोल्यूट का मतलब समझ के, आत्यांतिक। आत्यांतिक का मतलब है अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट्स है वो अब्सोल्यूट है, अपने आप में परिपूर्ण है। मतलब उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जा सकता रेस्ट्रिक्शंस किसी भी प्रकार का, और ना ही उनको सस्पेंड किया जा सकता। तो ना तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता और ना ही उनको किसी भी तरह से कोई सस्पेंड कर सकता। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि उन पर सीमाएं आरोपित कर देना। जैसे आपके पापा लगा देते होंगे आप पर रेस्ट्रिक्शंस कि शाम को 7 बजे के बाद आप घर नहीं जाओगे, वो रेस्ट्रिक्शंस होता है। सस्पेंड का मतलब होता है बच्चे कि सेवाओं से मुक्ति। आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, बस इसी बात को मैं समझाने के लिए आया हूं। आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि 80s 90s की मूवी में धर्मेंद्र पुलिस वाले हैं और उन्होंने कहा कि खबरदार, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। बात समझ पे आ रही है? उन्होंने ऐसा कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। अब वो जो जिसको अरेस्ट कर रहे हैं वो है कोई ताकतवर नेता, उसने धर्मेंद्र की नौकरी खा ली, ठीक है। तो धर्मेंद्र के अधिकारी का फोन आया, उसने ऑफिस में बुलाया और कहा यू आर सस्पेंडेड। तो आपने देखा होगा हीरो अपने बैच उतारता है, अपनी बेल्ट उतारता है, अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी रख देता है। तो सस्पेंडेड का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए आपको सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। इसलिए मौलिक अधिकार पर सीमाएं भी आरोपित नहीं की जा सकती अमेरिका में, और मौलिक अधिकार को छीना भी नहीं जा सकता किसी भी परिस्थिति में। भारत में बच्चे ये नॉन अब्सोल्यूट है, नॉन अब्सोल्यूट है। मतलब भारत में ये इतने कठोर नहीं है जितने अमेरिका में है। मौलिक, भारत में इन पर रेस्ट्रिक्शंस भी आरोपित किए गए हैं। भारत में बेटा इन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, नंबर फर्स्ट। और दूसरा, भारत में इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है फॉर सर्टेन कंडीशंस। सस्पेंड भी किया जा सकता है भारत में इनको। अमेरिका में लोगों को, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल, अमेरिका में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो बताए बच्चे, वो अभिव्यक्ति में इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो अपने राष्ट्रपति के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अमेरिका की मीडिया कुछ भी बोल देती है अपनी राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। कोई भी सामान्य सा व्यक्ति कुछ भी बोल देता है अपने राष्ट्रपति के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि वह सरकार की किसी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरी तरह से सड़कों पर न्यूड हो जाते हैं, महिलाएं हो जाती हैं। बस क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने का, ठीक है, हमें पूरा अधिकार है और उस पर कोई सीमा आरोपित नहीं की जा सकती। लेकिन भारत में है, भारत में बेशक आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा गए हैं कि आप इन सीमाओं के भीतर रहकर कीजिए, आप इन सीमाओं के भीतर रहकर कीजिए। ऐसे ही अमेरिका में कभी भी किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को व्यक्ति से वापस नहीं लिया जा सकता। हमारे यहां जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ मौलिक अधिकार वापस ले लिए जाते हैं नागरिकों से, ठीक है, या व्यक्तियों से जो कि उनके पास नहीं होते उस समय। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है सर। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस में बच्चे मतलब सीमाएं आरोपित की गई हैं, लिमिटेशंस। रेस्ट्रिक्शंस मतलब बेटा सीमाएं आरोपित की गई हैं, सीमाएं आरोपित करना, रेस्ट्रिक्शंस। और सस्पेंशन का मतलब होता है बच्चे कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में परिस्थितियों में कुछ समय के लिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए
वापस ले लेना, वापस ले लेना। ठीक है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों को वापस ले लेना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? सस्पेंशन कहेंगे। अमेरिका में ये बिल्कुल भी नहीं है, भारत में है, भारत पे है। ठीक है ना, और यही भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता है कि उनको पता था कि हमारे यहाँ, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा और हमारे यहाँ सस्पेंशन भी लगाना पड़ेगा। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अमेरिका में 9/11 वाला जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ओसामा बिन लादेन का, ठीक है, तो उसमें यह था कि मतलब पूरा अमेरिका टूट गया था। ये पूरे विश्व के लिए एक हतप्रभ करने वाली घटना थी। ठीक है, सब लोग शौक थे। तो इसका मतलब तो यह है कि अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो रैकी कर रहे थे, बाकायदा उन्होंने सारी जानकारी पहुंचाई वहां पर, और इस तरह से ये, ठीक है ना, घटनाक्रम हुआ। तो फिर वहां पर जो अमेरिकी पुलिस है, एफबीआई, वो बहुत सक्रिय हुई और उन्होंने लोगों के घर में जाकर उनकी तलाशी लेनी शुरू की, जिससे कि जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट हो सकते हैं और अमेरिका में है, उनको पकड़ा जा सके। लेकिन एफबीआई के पास अधिकार ही नहीं था मेरे भाई कि वो लोगों के घर में घुस सके, क्योंकि लोगों के पास उनके फंडामेंटल राइट है राज्य के अगेंस्ट, कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना किसी वारंट के उनके घर में नहीं घुस सकता। अब ये बड़ा दिक्कत, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इतने कठोर हैं कि पुलिस वाले, देखिए, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले घर में घुसकर तलाशी नहीं ले पा रहे। हमारे यहाँ तो घर में तो छोड़ो, पुलिस वाला बक्सा में घुस जाए और तुमने कुछ बोला क्यों तो तुम्हारे कान के नीचे और मारे, हट चल। बात समझ में आ रही है ना बच्चे? वहां पे घुस ही नहीं पा रहे, तो इसलिए वहां पर, ठीक है, एक नियम लाया गया, द रूल ऑफ पुलिस। द रूल ऑफ पुलिस, और द रूल ऑफ पुलिस में बोला गया कि अगर कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति, ठीक है, लगता है, तो उसके घर की तलाशी की जा सकती है और उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। और यह उसकी, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं करती। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी, ये राष्ट्र हित में है, ये देश की सुरक्षा के हित में है, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। अब सोच के देखो कि वहां पर फंडामेंटल राइट कितने स्ट्रांग हैं। वहां पर एक बार अगर फंडामेंटल राइट आपको मिल गए तो कभी सस्पेंड नहीं हो सकती, लेकिन हमारे जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को वापस ले लिया जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये बात समझ में आई? तो ये समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये समझना है कि फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है। ठीक है ना, और मौलिक अधिकारों के बच्चे 7 वर्ग थे, वर्तमान में 6 वर्ग हैं। वर्तमान में फंडामेंटल राइट के 6 वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है बच्चे, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 से लेके 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 और 24 में है। फिर है राइट टू रिलीजियस लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 26 में है, सॉरी 25 से 28, माफ करना बच्चे, ये 25 से 28 में है। फिर इसके बाद है बच्चे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक है, राइट टू कल्चर एंड माइनॉरिटीज, ऐसे बोलो, अल्पसंख्यकों के और संस्कृति संबंधी अधिकार, माइनॉरिटीज। ये बच्चे 29 और 30 में है। और फिर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है बच्चे, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब हाँ, मैं देख लिया मैंने आपके कमेंट, मैं पढ़ते पढ़ते जब लिख रहा था तभी देख रहा था। हिंदी माध्यम वाले बच्चे परेशान मत हुआ करो, ठीक है। ये है समानता का अधिकार, मैं लिख देता हूं समानता का अधिकार, ठीक है ना, क्लियर है। यह है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 में, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है ये, ठीक है। दूसरा जो है राइट टू लिबर्टी, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ये, अधिकार है ये, अधिकार है, ठीक है ना। ये है बच्चे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार। इसके बाद है 23 से 24, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है बच्चे, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, विरुद्ध अधिकार है बच्चे इसमें। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। और इसमें है बच्चे, ठीक है, शिक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकार, शिक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकार, अधिकार। बस बेटा पढ़ते चले जाना, बहुत मजा आएगा। और लास्ट है बच्चे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार, ठीक है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार, ठीक है बच्चे, ये है। अब यहां पर आप देखेंगे कुछ चीजें कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है ना भाई। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मैंने लिखा है ना बच्चे, देखो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है, लेकिन यहां पर आर्टिकल 12 नहीं है इसमें, क्योंकि ये शुरू ही हो रहा है बच्चे 14 से। तो भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 12 कहां है और आर्टिकल 13 कहां है, आर्टिकल 12 13 कहां है। दूसरा, ये 32 पे खत्म हो जा रहा है, जबकि भारतीय संविधान का भाग 3 तो 35 तक है। तो मतलब मेरे भाई 33 34 और 35 कहां है? तो आर्टिकल 12 13 और प्लस आर्टिकल 33 34 और 35 ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, क्योंकि मौलिक अधिकार यही है जो यहां तक लिखा हुआ है। तो ये भाई मौलिक अधिकार नहीं है, आपको लिखना है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि उसके संबंध में, बल्कि उसके संबंध में अन्य उपबंध हैं। अन्य उपबंध, ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि उसके संबंध में अन्य उपबंध हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को बच्चे? ठीक है, क्लियर है? अरे वाह, दिल आ रहा है भाई, है ना जी, क्लियर है बच्चे? तो देखो जो मौलिक अधिकार है ही नहीं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि भाई ये 12 13 और 33 34 और 35 हैं क्या।
है ना जी। समझ लेना मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि ये हैं क्या, फिर आगे की बात आगे कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर, दिमाग में छप रहा है, अरे वाह। ठीक है, ढेर सारा प्यार बच्चे, ढेर सारा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये बात आ गई समझ में। हाँ, अब आप पूछेंगे सर, ठीक है ना, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग थे। ठीक है, तो एक आर्टिकल 31 भी था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं उसके बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चे कि भाई आर्टिकल 12 क्या है। ये आप समझना, आर्टिकल 12 इसको समझना। देखो आर्टिकल 12 का मतलब ये होता है बच्चे कि मौलिक अधिकार किसके अगेंस्ट है? राज्य के अगेंस्ट। किसको दे? व्यक्तियों को। भाई मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं, लेकिन हैं किसके अगेंस्ट प्राप्त? राज्य के अगेंस्ट प्राप्त हैं। तो राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को प्राप्त है जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो अब ये व्यक्ति तो मेरे समझ में आता है कि व्यक्ति मतलब, ठीक है, इंडिविजुअल। मैं व्यक्ति हूं, आप व्यक्ति हो, जितने भी बच्चे हैं, लगभग 4,500-5,000 बच्चे क्लास देख रहे हैं, वो सब व्यक्ति हैं, सब। लेकिन राज्य कौन है? राज्य किसने देखा? तो बच्चे आर्टिकल 12 में, ठीक है ना, डिफाइन किया गया है स्टेट को, स्टेट को डिफाइन किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा है, ठीक है, तो इसमें जो राज्य की परिभाषा है वह केवल भाग 3 के लिए है, इसका प्रयोग अन्य कहीं नहीं होगा। तो राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 के प्रायोजन के लिए है, केवल भाग 3 के प्रायोजन के लिए है। भाग 3 के प्रायोजन के लिए, ठीक है, अन्य कहीं इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अन्य कहीं इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अन्य कहीं इसका प्रयोग नहीं होगा। अन्य कहीं इसका प्रयोग नहीं। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, ये राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 के प्रायोजन के लिए है, अन्य कहीं इसका प्रयोग नहीं होगा। मतलब राज्य है क्या? क्योंकि देखो यार, मौलिक अधिकार किसके अगेंस्ट प्राप्त है? राज्य के अगेंस्ट। जैसे आर्टिकल 14 में है कि राज्य, ठीक है, विधि की समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से व्यक्तियों को वंचित नहीं करेगा। 15 में है कि राज्य धर्म, मूलबंध जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का अपने नागरिकों के मध्य में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य है कौन? तो यहां पर राज्य को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में, और बोला गया है कि राज्य इनसे मिलकर बनेगा। ठीक, राज्य में ये सभी इंक्लूड हैं, राज्य में ये सभी शामिल हैं, राज्य इन सबसे मिलकर बनेगा। किस किस से? संसद एवं संघीय सरकार, ये भी राज्य है। पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो संसद एवं संघीय सरकार। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर एंड, ठीक है ना, राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार है। स्टेट लेजिस्लेचर एंड राज्य की सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार। इसके बाद तीसरे नंबर पर मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आएगा स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकरण। और इन लोकल अथॉरिटी में, स्थानीय प्राधिकरण में बच्चे, ग्राम पंचायत आएगा, और इसमें नगर पंचायत, ग्राम और नगर पंचायत, ठीक है।
ठीक है ना बेटा। तो इसमें स्थानीय प्राधिकरण मीन्स लोकल अथॉरिटी, तो स्थानीय प्राधिकरण लोकल अथॉरिटी में ठीक है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। ये तो ऐसी चीजें हैं बच्चे जो परिभाषित हैं कि आप ग्राम पंचायत भी जानते हैं और आप नगर निकाय भी जानते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज नगर निकाय, ठीक है। लेकिन इसमें जो चौथा है वह है अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटीज अन्य प्राधिकरण। अब इसको कहीं पर परिभाषित नहीं किया, ठीक है। इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत कौन कौन से संस्थान आएंगे जिनको राज्य माना जाएगा, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है मेरे प्यारे बच्चे, वो भी समय समय पर कि अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत कौन कौन आएंगे जिनको राज्य माना जाएगा। देखो तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा है, तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन इंक्लूड है, ठीक है। अगर जो भी राज्य के अंतर्गत इंक्लूड है तो बच्चे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। जो भी राज्य के अगेंस्ट वो सॉरी मतलब जो भी राज्य में इंक्लूड है, जो भी राज्य में आता है, तो जो भी राज्य में आ रहा है वो व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो राज्य में कौन आ रहा है, संसद और संघीय सरकार। तो बेटा संसद और संघीय सरकार का मतलब है कि संसद के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से कर्मचारी से लेकर मतलब चपरासी से लेकर चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष क्यों ना हो, संसद के सचिवालय का महासचिव क्यों ना हो, वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। ऐसी संघीय सरकार में एक छोटे से स्तर के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, ऐसी राज्य के विधानमंडल में बच्चे, ऐसी राज्य के विधानमंडल में, राज्य सरकार में भी, ठीक है। स्थानीय प्राधिकरण ग्राम पंचायत और नगर निकाय में भी, और अन्य प्राधिकरण अदर अथॉरिटीज में भी, अन्य प्राधिकरण में भी, ठीक है बच्चे। अब देखो ये सब क्या है कि स्थानीय प्राधिकरण में ग्राम और नगर पंचायत है, वो हमारी समझ में आ रही है, लेकिन इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं अदर अथॉरिटीज में उनको शामिल किया जाएगा। जैसे मान के चलिए प्राइवेट व्यक्ति है लेकिन जिसको सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया है, प्राइवेट लेकिन काम उसको सरकारी दिया गया है, तो उस समय वह भी राज्य है, उस स्थिति में वह भी राज्य है बेटा, ठीक है ना। तो जिसको मान के चलिए प्राइवेट व्यक्ति है लेकिन जिसको सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया है, जिसको सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया है, सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया है। और ये बात समझ में बच्चे, जिसको सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन मेरे प्यारे बच्चे। या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट संस्था जो सार्वजनिक महत्व के कार्य करती है वह भी राज्य मानी जाएगी, जो सार्वजनिक महत्व के कार्य करती है प्राइवेट संस्था लेकिन कर सार्वजनिक महत्व के कार्य रही है। तो या तो जिसको सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया हो, या फिर बच्चे कोई भी ऐसी प्राइवेट संस्था कि जो काम सरकारी महत्व के कर रही है, कोई भी ऐसी प्राइवेट संस्था जो काम सरकारी महत्व के कर रही है, तो सरकारी महत्व के कार्य कर रही है जिसको सरकारी कार्य स्थानांतरित किए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। बात समझ में आ रही है। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है। या फिर मेरे प्यारे बच्चे ऐसी कोई भी संस्था, ठीक है ना, जो सरकारी निगम हो, सरकारी निगम, सरकारी निगम का मतलब होता है बच्चे कि सरकार के पास उसके 51% से ज्यादा शेयर हों, सरकार के पास 51% से अधिक शेयर हों उसके, ठीक है। सरकार के पास बेटा उसके 51% से अधिक शेयर हों, अधिक शेयर हों जी, ठीक है ना। तो बेटा वो मतलब कोई भी सरकारी, जैसे गेल, सेल, भेल, ये सब सरकारी कंपनी है, तो फिर ये राज्य मानी जाएंगी। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो बेटा आर्टिकल बारे में, ठीक है, राज्य को डिफाइन किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है, लेकिन राज्य की ये परिभाषा केवल भाग 3 के लिए यूज होगी। मतलब ये जो राज्य है, ये सभी जो राज्य हैं, ये सभी राज्य केवल भाग 3 के लिए राज्य हैं, भाग 3 के बाहर ये राज्य नहीं माने जाएंगे, भाग 3 के बाहर बच्चे ये राज्य नहीं माने जाएंगे। तो इसमें संसद एवं संघीय सरकार आएगी, इसमें राज्य का विधानमंडल एवं राज्यों की सरकारें आएंगी,
राज्यों का विधानमंडल एवं राज्यों की सरकारें आएंगी। स्थानीय प्राधिकरण में ग्राम पंचायत नगर निकाय के छोटे से स्तर के कर्मचारी से लेकर, ठीक है ना, बड़े से बड़े अधिकारी तक आएगा बच्चे, जिला पंचायत का अध्यक्ष तक आएगा, गांव प्रधान से लेकर, ठीक है, नगर निकाय में बच्चे एक छोटे से वार्ड मेंबर से लेकर महापौर तक इसमें आएगा। और भी जो सरकारी कर्मचारी इसके अंतर्गत काम कर रहे होंगे वह सभी इसमें शामिल होंगे, वह सभी इसमें शामिल होंगे। और अन्य प्राधिकरण में बच्चे जिसको सरकारी कार्य हस्तांतरित किया गया है, या जो सार्वजनिक महत्व के कार्य करती है ऐसी कोई भी संस्था, या फिर कोई भी सरकारी कंपनी जिसके पास बच्चे सरकार के पास उस कंपनी के 51% से अधिक के शेयर हों, ठीक है, सरकार के पास उसके 51% से अधिक के शेयर हों, तो वह अन्य प्राधिकरण में शामिल होती है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यहां तक मेरे किसी भी प्यारे साथी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है। क्या कोई इश्यू है? ठीक है, वो तो खैर तुम्हारे कमेंट से ही पता चल रहा है कि कोई भी इश्यू नहीं है और तुम्हें मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। ये है मेरे प्यारे बच्चे राज्य, ठीक है ना। और ये राज्य केवल भाग 3 के लिए है। अब इसके बाद आर्टिकल 13 पर चलते हैं, 12 के बाद आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है, ये बहुत प्यारा आर्टिकल है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि भाई अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। भाई मौलिक अधिकार क्यों हैं? क्योंकि उनको कुछ विशेष सुरक्षा प्राप्त है ना। जैसी अन्य विधियां हैं, मौलिक अधिकार उनसे कहीं ऊपर हैं। जैसी अन्य विधियां हैं, मौलिक अधिकार उनसे कहीं ऊपर हैं, ठीक है। तो भाई अगर सिंपल सी विधियां जो संसद के द्वारा बनाई गई हो या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई हो, अगर वो ऐसी विधियां मौलिक अधिकारों का हनन करने लग जाएं, तो फिर मौलिक अधिकार काहे के मौलिक अधिकार? अरे भैया, अगर तुम चौधरी हो तो तभी तो तुम चौधरी हो गए जब 4 आदमी तुम्हारी बात माने, देखिए, तभी चौधरी है आदमी। भाई 4 लोगों के बीच में बैठकर जो अपनी बात मनवा ले वो चौधरी, न्याय कर दे वो चौधरी। मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पर जाति से मतलब नहीं है। चौधरी बेसिकली एक टर्म है कि साहब 4 लोग जिसकी सुनते हो वो है चौधरी। ऐसे बोल भी देते थे ना, जब कोई व्यक्ति ऐसे कुछ बोलता है समाज में तो बोल देते हैं बड़े बूढ़े कि भाई तू क्यों चौधरी बनना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे है किसी भी पद पर, तो उसके पास अधिकार हैं, तभी तो वे उस पद पर है। अगर मौलिक अधिकार हैं, तो भाई कुछ तो चीज होगी उनमें जिसके कारण वो मौलिक अधिकार हैं। तो हाँ साहब, कुछ चीज है कि उन्हें अन्य विधियों से सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। संसद के द्वारा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाएगी कोई भी विधि, या राष्ट्रपति के अध्यादेश या राज्यपाल के अध्यादेश के द्वारा बनाएगी कोई भी विधि, मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, उनका हनन नहीं कर सकती। इतना तक, देखिए, किसी भी मौलिक अधिकार को वो इतना तक नहीं टच कर सकती। अगर वो इतना भी टच कर रही होगी तो वो विधि उस सीमा तक शून्य घोषित कर दी जाएगी, उस विधि को उस सीमा तक वॉइड कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 में क्या है? अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी, ठीक है, ये आर्टिकल 13 में, ठीक है। अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मतलब अन्य विधियां अगर जिस भी सीमा तक मौलिक अधिकार को हनन करती हैं, तो उस सीमा तक उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब लिख सकते हैं कि अन्य विधियां जिस भी सीमा तक, अन्य विधियां जिस भी सीमा तक फंडामेंटल राइट का हनन करती हैं उस सीमा तक उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उस सीमा तक उनको शून्य कर दिया जाएगा, उस सीमा तक वे शून्य हो जाएंगे। ये आर्टिकल 13 में है।
ठीक है भाई, चलो चाय भी आ गई मेरी। ये बात आई समझ में बच्चे? चलिए, अब इसके बाद आर्टिकल 13 में क्लॉज 1 है। 13 क्लॉज 1 जो है बच्चे, मतलब क्लॉज का मतलब होता है बच्चे उसका विस्तार। क्लॉज 1 एक नया आर्टिकल है, ये ध्यान रखना, ये नया आर्टिकल है लेकिन पुराने वाले का ही एक्सटेंशन है। तो 13 क्लॉज 1 का मतलब है कि संविधान पूर्व निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, संविधान पूर्व निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। संविधान पूर्व निर्मित विधियों से फंडामेंटल राइट को सुरक्षा। ठीक है जी। 13 क्लॉज 1, संविधान पूर्व निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा, मतलब ऐसी विधियां संविधान के बन जाने से पहले जो लागू थी, जैसे अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई विधियां। तो ऐसी विधियां बेटा जो संविधान के बन जाने से पहले लागू थी, मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई विधियां, तो उन विधियों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा। संविधान पूर्व निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है, ये कहता है कि भाई संविधान पश्चात निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। संविधान पश्चात निर्मित विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से सुरक्षा। अब यहां पर सवाल पैदा होता है बेटा कि संविधान पश्चात निर्मित विधियां कौन सी हैं? भाई ये सवाल, संविधान पूर्व का मतलब है कि ऐसी विधियां जो अंग्रेजों ने बनाई वो संविधान पूर्व निर्मित विधियां हैं, लेकिन संविधान पश्चात निर्मित विधियों में सवाल ये पैदा हुआ कि भाई इसके अंतर्गत आप कौन कौन सी विधियों को शामिल करेंगे? जो संविधान पश्चात निर्मित है। ठीक है बच्चे, तो इन विधियों में जो संविधान पश्चात निर्मित विधियां हैं इनमें हम शामिल करेंगे ऐसी विधियां जो संसद के द्वारा बनाई गई या बनाई जाती हैं, ऐसी विधियां जो स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे राज्यों का विधानमंडल है ना बेटा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती हैं, ऐसी विधियां। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति दो ही लोगों को है, प्रेसिडेंट को है। ठीक है ना, आर्टिकल 72 के तहत, और गवर्नर को है, नहीं सॉरी, प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के तहत क्यों है बच्चे? ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत है प्रेसिडेंट को, और गवर्नर को है आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, तो ये विधियां हैं बच्चे। ठीक है, संविधान पश्चात निर्मित विधियां हैं ये वाली जो है। और फिर इसके बाद आ जाता है तीसरा, ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें विधि शब्द को, कि भाई विधियों से ही तो सुरक्षा है। अगर विधियों से सुरक्षा है मौलिक अधिकारों को, तो विधि के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो बेटा देखो, विधि के अंतर्गत कोई भी कानून, ठीक है, लॉ, कोई भी नियम, रूल, कोई भी विनियम, रेगुलेशन, कोई भी आदेश, सरकारी आदेश, ऑर्डर, ठीक है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, प्रथा, रीति, रीति। ठीक है, ये सब मौलिक अधिकार, मतलब ये सब विधि के अंतर्गत हैं, ये सब विधि के अंतर्गत हैं। ठीक है बच्चे, कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी विनियम, कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, ठीक है, ये सब विधि के अंतर्गत है। मतलब अगर इनमें से कोई भी मौलिक अधिकार को जिस भी सीमा तक उसका हनन करता है, सीमित करता है, उस सीमा तक उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? जिसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि साहब क्या संविधान संशोधन भी विधि शब्द के अंतर्गत शामिल है? तो आप कहेंगे नहीं। मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आप इसमें लिख लेंगे बेटा कि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है।
शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलो मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आई? एक बार आप बोलेंगे? ठीक है, वो तो थैंक यू सो मच भाई। शिवम मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, अनुसूचियां जो हैं, शेड्यूल्स, और भारतीय संविधान के भाग, ठीक है ना, ये मैं करा दूंगा कि अनुसूचियां ये भारतीय संविधान के भाग ये सिलेबस के हिस्सा है, मैं मानता हूं, लेकिन इस क्रम में नहीं आ रहे जिस क्रम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है सर? सर मैं जीवन भर सोचती रही कि 33, 34 और 35 में फिर क्या है। एक्चुअली सच बात तो यही है कि जो आपका सोच होती है ना, कि आप कहां तक सोच सकते हैं, है ना, कि कौन कौन से आपके डाउट हो सकते हैं, ऐसे डाउट्स को मैं बच्चे पहले ही लेके चलता हूं। ठीक है, पहले ही लेके चलता हूं मैं उन डाउट्स को, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर आप गलतियां कर सकते हैं, गलतियां आपसे हो सकती हैं, मैं जानता हूं इस बात को। तो बस वही हमको, ठीक है, पता है बच्चे, और हम उसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे 33, 34 और 35 के बारे में। जी ठीक है, 33, 34 और 35 के बारे में, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि सर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे, कल फिर आगे कराएंगे, ठीक है ना बेटा? 33, 34, 35 वैसे आप सुन लेते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो तो मैंने आपकी मन की रख ली, लेकिन अब आगे से मत बोलना। ठीक है, जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ना आप, ठीक है ना बच्चे?